देखो वेव ऑप्टिक्स में हम जो पहला पार्ट है जो हर तरह के एग्जाम में इवन बोर्ड और इनमें आ सकता है, दैट इज वेव फ्रंट थ्योरी। तो वेव फ्रंट थ्योरी से हम शुरुआत कर रहे हैं। इसमें भी ज्यादा जो हमें पढ़ना है दैट इज प्लेन वेव फ्रंट। सबसे पहली चीज जो पूछी जा सकती है, एक वेव फ्रंट पे आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, वो पूछ लेंगे कि उनके बीच का फेज डिफरेंस बताओ कितना होगा। 0 या 90? 0। वेव फ्रंट का मतलब है एक ऐसी सरफेस जिसपे सारे पॉइंट सेम फेज में ऑसिलेट करे, वाइब्रेट करे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट, उनके बीच का फेज डिफरेंस तो कितना होगा, 0। अब वेव फ्रंट और रेज ऑफ लाइट का क्या रिलेशन है? वेव फ्रंट और रेज ऑफ लाइट एक दूसरे के हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। रे ऑफ लाइट का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपेगेशन, और वेव फ्रंट का मतलब होता है सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, और ये दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मेनली 3 तरह के वेव फ्रंट 12th में पढ़ाए जाते हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट वो कब बनेगा, जब पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हो। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट वो कब बनेगा, जब लीनियर सोर्स ऑफ लाइट हो। और प्लेन वेव फ्रंट वो कब बनेगा, चाहे कैसा भी सोर्स ऑफ लाइट हो लेकिन वो बहुत ही दूर हो। मैंने तीनों सोर्स ऑफ लाइट को तीनों से रिलेट कर दिया। पॉइंट सोर्स स्फेरिकल वेव फ्रंट, लीनियर सोर्स सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और तीसरा डिस्टेंट सोर्स बहुत दूर हो तो प्लेन वेव फ्रंट। अब प्लेन वेव फ्रंट के कोरस्पॉन्डिंग जो रेज ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल, परपेंडिकुलर नहीं। रेज ऑफ लाइट क्या होंगी, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होंगी। ठीक है, और इस पे अगर कोई न्यूमेरिकल बनेगा तो ओनली प्लेन वेव फ्रंट पे आना है। कैसे आता है देखिए, जैसे सपोज मैंने कहा कि भाई यहां कोई आपको ये सिस्टम दे दिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में रेज जा रही है उससे हमें मतलब ही नहीं, पता ही नहीं हमें किधर रेज आ रही है, लेकिन वो सारी रे कैसे जा रही है, एक दूसरे के पैरेलल रे जा रही है, सारी रे एक दूसरे के पैरेलल। ये एक्स वाई प्लेन में नहीं है, कहीं बाहर है, कहीं भी बाहर। अब जब पैरेलल रे है, इसका ये मतलब है कि इनका जो सोर्स होगा वो बहुत दूर बैठा होगा, और वो यहां से आती आती रे क्या होगी, बिल्कुल पैरेलल, बिकॉज पैरेलल रेज मीट एट इंफिनिटी, मैथ्स कहता है हमें। ठीक है, अब इनका जो वेव फ्रंट बनेगा, इसका जो भी आप वेव फ्रंट बनाएंगे वो सिंपली एक प्लेन होगा, ऐसे एक प्लेन है जो इन रेज के परपेंडिकुलर। प्लेन की जो इक्वेशन हुआ करती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन मैथमेटिक्स इस तरह से दिखाता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो तो खाली 2 वेरिएबल आते हैं, एक्स और वाई, सिंगल पावर 1 1। प्लेन हो तो 3 वेरिएबल आ जाते हैं, है ना। अब जैसे पूछा जाए कोई रे ऑफ लाइट है, इस वेव फ्रंट के कोरस्पॉन्डिंग जो रे ऑफ लाइट है उसके डायरेक्शन कोसाइंस बताओ, क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। एक वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया है तो कोस अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल तो कोस बीटा, और जेड के साथ गामा एंगल तो कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले, सवाल आ जाए कि भाई ये एक वेव फ्रंट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो रे ऑफ लाइट है आप उसके डायरेक्शन कोसाइंस बताओ क्या होंगे, तो कैसे कैसे लिखें, सुनिए। ये जो रे है इसके कोरस्पॉन्डिंग कोस अल्फा होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर एंगल ही पूछ ले अल्फा तो कोस इनवर्स हो गया। ठीक है, सेकंड कोस बीटा, अल्फा इस रे का एंगल है एक्स एक्सिस से, बीटा है वाई एक्सिस से, एंड गामा है जेड एक्सिस से, और इनमें कोई भी एक प्लेन में नहीं है, रे बीच में है, तो किन्हीं भी 2 का सम 90 नहीं बन रहा है, इस तरह का है। कोस बीटा हो जाएगा बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड कोस गामा सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपके 3 डायरेक्ट एंगल्स आएंगे।
ठीक है। सपोज कोई न्यूमेरिकली आ जाए इसी तरह से कि इक्वेशन ऑफ वेव फ्रंट आपको दिया जाए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर सम कांस्टेंट c, कोई भी कांस्टेंट c, ठीक है। अब ये c कांस्टेंट इसलिए है, ये फैमिली ऑफ प्लेन्स है भाई, 1 लोगे तो कुछ है, 2 लोगे तो कुछ है, पैरेलल इस तरह से प्लेन्स बनेंगे, ये हो गया, अगला हो गया, अगला हो गया, ठीक है। अब पूछा है कि इनके कोरस्पॉन्डिंग जो लाइट रे है आपको बताना है कि उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है, या फिर यूं पूछ ले उस रे ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है। जरूरी नहीं कि आप सबके साथ 1 ही लो, आप यहाँ 2 लगा सकते हो, क्लियर, आप यहाँ 3 लगा सकते हो। अब बताओ अगर पूछ लिया कि इसकी रे ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है, क्या आंसर होगा। अल्फा विल बी इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ, पहली बार हाँ, इसका कोफिशिएंट 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना हो गया रूट ऑफ 14, ये आपका हो गया अल्फा जो इसने एंगल बनाया। बीटा कितना होगा 2 अपॉन रूट कोस इनवर्स 2 अपॉन रूट 14, कोस इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14। सिमिलरली गामा 3 अपॉन कोस इनवर्स ऑफ 3 अपॉन अंडर रूट 14। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है सिंपल वेव फ्रंट देके उसकी रे के बारे में पूछा जाए तो वो हम कर लेंगे। ऐसा सवाल आएगा तो प्लेन वेव फ्रंट का ही आएगा, नहीं तो मैथमेटिकली थोड़ा फिर और टफ हो जाता है, फिर नहीं तो प्योर मैथ्स का ही सवाल बन गया, फिर यहाँ का नहीं है, इसमें कोई डाउट है यहाँ तक, ठीक है। वेव फ्रंट के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट आपने लिए, उनका फेज डिफरेंस कितना 0। वेव फ्रंट का रे ऑफ लाइट के साथ एंगल 90 डिग्री π/2 रेडियन, और वेव फ्रंट के कोरस्पोंडिंग रेज जो बनेंगी उनका अगर एंगल पूछा जाए प्लेन वेव फ्रंट के कोरस्पोंडिंग तो ऐसे निकालते हैं। पहला पॉइंट ये क्लियर है, ठीक है। देखते हैं हम इसमें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आपको जो लिखना हो इन शॉर्ट अपना देख लिया करो क्या है क्या नहीं। अब देखिए जैसे वेव फ्रंट से पहले मैं रिफ्लेक्शन पे आता हूं कि भाई क्या वेव थ्योरी से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह सब आ जाते हैं। प्रूफ आएगा बोर्ड में, जेई मेन में किस तरह की सवाल आ सकते हैं, आपको 4 डायग्राम दे दिए रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, बताओ इनमें से कौन सा डायग्राम वेव फ्रंट थ्योरी के अकॉर्डिंग सही है, इस तरह के, ठीक है। तो एक बार ये देखते हैं, तो उस सब के लिए आपको पहले स्टडी करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या उन डायग्राम्स तक पहुंचने के लिए बोर्ड मेन एडवांस तीनों के सिलेबस में टॉपिक है, तीनों के सिलेबस में। बच्चा थोड़ी सी गलती क्या कर जाता है, जैसे वो जब आईआईटी की तैयारी करता है वो सीधा इंटरफेरेंस पे कूदा रहता है, ये चीजें सोचते हैं तो बोर्ड के लिए एडवांस तक ने सिलेबस में लिखा हुआ है, तो इस पे बड़ा अच्छा सा सवाल बन के आ सकता है। हाइजेंस प्रिंसिपल क्यों बना था, ये प्रिंसिपल क्या था, इसकी जरूरत क्या थी। अगर आपको भाई व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल, ये सवाल आ जाए, हाइजेंस प्रिंसिपल नहीं पूछा, इसका पर्पस क्या है बताओ। वेव फ्रंट को उसको बताने के लिए वेव फ्रंट की डायरेक्शन। इफ यू नो द वेव फ्रंट एट एनी टाइम से t बराबर 0, then Huygens principle was a technique to draw the wavefront at a later time t बराबर 2। अगर आपके पास एक भी वेवफ्रंट नहीं है तो हाइजेंस प्रिंसिपल हमारे काम नहीं आएगा। किसी वक्त आपको एक वेवफ्रंट पता है, उससे कुछ समय बाद आपको वेवफ्रंट बनाना है, कैसा होगा, तो उसके लिए कौन सा प्रिंसिपल था, हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है ना। इफ वी नो द शेप ऑफ द वेवफ्रंट एट t इक्वल टू 0, मतलब किसी वक्त, then this principle was used to determine the shape of the wavefront at a later time tau। क्लियर है, ये इसका काम था। इसमें क्या बातें की गई थी, चलो ठीक है, ये तो प्रिंसिपल का काम हो गया। इसकी स्टेटमेंट क्या थी, हाइजेंस प्रिंसिपल ने ये कहा आपके पास कोई भी एक वेवफ्रंट है, उसको प्राइमरी वेवफ्रंट बोल दो, t इक्वल टू 0 टाइम बोल दो। सपोज आपके पास एक मैंने ले लिया पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स के वेवफ्रंट कैसे होते हैं, स्फेरिकल। पॉइंट सोर्स का जो वेवफ्रंट होता है दैट इज स्फेरिकल। सोर्स उसके सेंटर पे बैठा होगा कहीं,
और इस समय जो वेव फ्रंट है वो ये है। मान लो दिस इज द वेव फ्रंट एट टी इक्वल टू 0। मैंने अपने आप इस टाइम को बोल दिया टी बराबर 0, और मैं चाहता हूँ वेव फ्रंट एट अ लेटर टाइम टी बराबर टो पे मैं वेव फ्रंट बनाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हाइजन ने कहा कि बोले इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स का काम करेगा। ये इनकी अजम्पशन थी। इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट ना एक सेकेंडरी सोर्स का काम करेगा, एक सेकेंडरी सोर्स का। अब ये खुद एक पॉइंट सोर्स है, ये खुद एक पॉइंट सोर्स है, तो इसका कैसा वेव फ्रंट बनेगा? स्फेरिकल। ऐसे यहाँ पे इसका स्फेरिकल, ये सबके हमने स्फेरिकल वेव फ्रंट बना दिए। इनको वेव फ्रंट नहीं, इनको नाम दिया गया वेवलेट। वेवलेट मतलब एक वेव का छोटा टुकड़ा। ये एक प्राइमरी वेव फ्रंट है। अकॉर्डिंग टू हाइजन इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट किस तरह काम कर रहा है? एक सेकेंडरी सोर्स की तरह। उन सेकेंडरी सोर्सेज से क्या चलेंगी? वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट बोला गया। ये जो सर्कल्स बने दीज आर सेकेंडरी वेवलेट। अगर मान लो इस मीडियम में लाइट की स्पीड v है, तो ये जो वेवलेट चलेंगे v स्पीड से बाहर की तरफ बढ़ेंगे। इसका मतलब आप टो टाइम बाद जानना चाहते हो तो इस स्फीयर का जो रेडियस बन चुका है, कितना बन चुका है? v इंटू टो। इस स्फीयर का भी जो रेडियस बन चुका है दैट इज ऑल्सो v इंटू टो। दिस इज ऑल्सो v इंटू टो। ये सारे के सारे रेडियस आपके कितने कितने हैं? v इंटू टो आ चुके हैं। ठीक है। अब बोले कि अब वेव फ्रंट कैसे बनाए? बोले जो भी आपको शेप मिली है वेवलेट की, इनको टेंजेंशियली फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप ज्वाइन कर दीजिए। तो अगर आप टेंजेंशियली ज्वाइन करेंगे, सबको टेंजेंशियली ज्वाइन करेंगे, तो क्या आपको एक और वेव फ्रंट मिला? नाउ दिस इज द वेव फ्रंट एट अ लेटर टाइम t इक्वल टू टो। इवन शुरू वाला प्लेन हो तो भी ऐसे बनेगा, शुरू वाला सिलेंड्रिकल हो तो भी ऐसे बनेगा। हम डायग्राम पॉइंट सोर्स के लिए ज्यादा यूज कर लेते हैं। ये था हाइजेंस प्रिंसिपल। अब इसकी कोई शॉर्ट कमिंग पूछ ले, इसकी शॉर्ट कमिंग क्या थी? जेई मेन में आ जाए, व्हाट वाज द शॉर्ट कमिंग ऑफ हाइजेन प्रिंसिपल, और नीचे 4 ऑप्शन बना के दे रखे हैं। पहला ऑप्शन कि इट कैन नॉट डिटरमाइन द शेप ऑफ द लेटर वेव फ्रंट प्रॉपरली। दूसरा ऑप्शन, इट कैन डिटरमाइन द शेप बट फॉर एवरी टाइप ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट the other shape was always spherical. तीसरा ऑप्शन, it was giving us 2 wavefronts which was not possible, 2 secondary wavefronts which were not possible. या फिर ऐसे आ जाए, it was giving a back wave। बताओ क्या है इनमें? बैक वेव क्या होता है? अब नहीं पता आपको, है ना। इसकी शॉर्ट कमिंग ये थी कि इट वाज गिविंग अ बैक वेव। इसकी शॉर्ट कमिंग ही ये है, इट वाज गिविंग अ बैक वेव। कैसे बैक वेव? अरे आपने इसको ज्वाइन किया टेंजेंशियली, तो यहाँ भी तो बनता है एक, ठीक है ना। टेंजेंशियली ये भी तो एक बन रहा है, जबकि एनर्जी पीछे नहीं आती है, एनर्जी तो सोर्स से कहाँ जाएगी? आगे। तो ये वाली जो वेव है, ये वाली जो वेव है, इसको क्या नाम दिया गया? बैक वेव। ये इसकी शॉर्ट कमिंग थी। Now what was Huygens argument about that shortcoming? How was he removing that back wave? Huygens gave a very ad hoc assumption, means कोई सिर पैर के बिना उसकी assumption थी, लेकिन उससे बस ये हो रहा था एक्सप्लेन। बताओ लक्की क्या था? नहीं पता। assumption इतना सा था कि ये सेकेंडरी सोर्स ऐसे स्पेशल सोर्स हैं जिनकी जो वेव चलती हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल 0। तो एम्पलीट्यूड ही नहीं है, तो इसलिए वेव पीछे की तरफ चल नहीं पाई। अब उस समय लोगों ने वैसे एक्सेप्ट किया, लेकिन बाद में मैथमेटिकली भी ये चीज प्रूव हुई क्या है क्या नहीं है। देखो अब हाइजन प्रिंसिपल एक बार शॉर्ट में देखो भाई, ये हो गया कंप्लीट। हाइजन प्रिंसिपल क्या है? यही है। अब इसका यूज देखेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। सबसे पहली बात, मैं अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, ये थ्योरेटिकली 4 बातें यूं पूछ सकता है आपसे। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल, व्हाट इज द शॉर्टकमिंग एंड हाउ वाज इट रिमूव्ड बाय हाइजन। पर्पस क्या था? इफ वी नो द शेप ऑफ द वेव फ्रंट एट t equal to 0, we could determine the shape at a later time tau।
स्टेटमेंट क्या थी? एवरी पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेवफ्रंट एक्ट्स एज ए Point source. secondary source of light which generates secondary wavelets, and the tangential direction of these secondary wavelets give secondary wavefront at a later time. तो shortcoming क्या थी? back wave. It was also generating a back wave, जबकि एनर्जी तो केवल आगे ही प्रोपेगेट करती। और हाइजन का क्या आर्गुमेंट था इसको रिमूव करने के लिए कि ये ऐसे स्पेशल सोर्स हैं जो वेव चलाएंगे लेकिन उनकी वेव केवल एक ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो होगा। ठीक है, बोर्ड में तो चांस होते हैं कि ये पूरा लिख के आए, मेन में भी कई बार सवाल सब्जेक्टिव आते हैं, मेन से ज्यादा एडवांस में आते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव इन द सेंस कि ऐसे कॉन्सेप्चुअल, मेन से ज्यादा एडवांस में, वहां पे पक्का इस तरह का कोई ना कोई सवाल मिल सकता है, क्योंकि बच्चे अक्सर हाइजन प्रिंसिपल को इग्नोर करके चले जाते हैं। क्या ये बातें समझ आ गई? अब मैंने कुछ भी नया नहीं बताया, आप एक बार बुक खोलिए एनसीईआरटी, अपनी एनसीईआरटी बुक है ना, आपके पास भी घर पे तो है ही, है ना, जहाँ पे टॉपिक है हाइजन प्रिंसिपल। अब देखो इसमें थोड़ा सा आगे चलो, थोड़ा सा, यहाँ कहीं मिलेगा आपको इसका पर्पस पहली लाइन पढ़ लो, ये क्या दे रखा है। Now if we know the shape of wavefront at t equal to 0, then Huygens principle allow us to determine the shape of the wavefront at a later time. तो अगर आगे समझ, t बराबर 0 पे शेप बताओ, कौन से पेज नंबर पे है ये? 334 पे सबसे ऊपर। ये तो हो गया भाई इसके पर्पस। उसके नीचे देखो थोड़ा इटैलिक सा करके स्टेटमेंट दे रखी होगी, थोड़े टेढ़े मेढ़े लाइनों में है, पढ़ के देखो एक बार वो भी। Each point of the wavefront is the source of a secondary disturbance. Each point of the wavefront is a source of secondary disturbance. हाँ, आगे। And the wavelets emanating means starting कहाँ से स्टार्ट होगा? from these points spread out in all the direction with the speed of the wave. हाँ, वो c स्पीड या v स्पीड से चल पड़ी है। These wavelets emanating from the wavefront are usually referred as secondary wavelets. हाँ, इनको हमने secondary wavelet बोल दिया है, छोटे छोटे जो बनाए। And if we draw a common tangent to all these spheres, we obtain the new position of the wavefront at a later time. हमने एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की इस पे और वो एक लेटर टाइम टॉप पे आपको ये मिली। ये पूरा आ गया समझ? उसके बाद देखो थोड़ा सा नीचे चलो, शॉर्ट कमिंग का जिक्र होगा। है कहीं क्या दे रहा? We also have a back wave which is shown as d1t2 in figure 10. हाँ, ये हमारे फिगर में ये बोल रखा होगा, ये वाली। तो शॉर्ट कमिंग आ गई। अब कहीं ना कहीं आपको हाइजन का आर्गुमेंट भी मिल जाएगा आगे। कहाँ है? Huygens argued that the amplitude of the secondary wavelet is maximum in forward direction and zero in backward direction. हाँ, बस इतनी सी बात बता दी और लोगों को चुप कर दिया इसने। बाकी बाद में ये चीज़ें प्रूव हुई कि ऐसा कुछ है इस तरह से, है ना, थोड़ी और रिग्रेस थ्योरी से जाके ये चीज़ें हुई। अब यूँ बताओ, क्या ये पूरा हाइजन प्रिंसिपल वाला टॉपिक क्लियर हो गया है? जेई मेन में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्चुअल तो यही आ जाए, ये एडवांस में भी आ सकते हैं। न्यूमेरिकल वो जो मैंने आपको बताया प्लेन वेवफ्रंट से रिलेटेड आ सकते हैं। वेवफ्रंट की इक्वेशन दे दी, उससे क्या पूछ ली? रे के एंगल्स पूछ लिए विद एक्स एक्सिस, विद वाई एक्सिस और विद जेड एक्सिस। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट। अब देखो इसके बाद हर तरह के सिलेबस में ये भी लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस थ्योरी। ना केवल बोर्ड में बल्कि हर तरह के उसमें पार्ट में लिखा हुआ है। एडवांस वाले में अलग से नहीं लिखा हुआ, उसने खाली हाइजेंस प्रिंसिपल लिखा है। तो एक बार वो भी देख लेते हैं कैसे। इसमें डायग्राम से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे आते हैं देखिए। ये तो आ गया ना हाइजेंस प्रिंसिपल समझ में। अब हम जो रिफ्लेक्शन देखते हैं, हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव एट अ प्लेन सरफेस। बस हमारे हर तरह के सिलेबस में वही वाला पार्ट है। हमें प्लेन वेव का प्लेन सरफेस पे ही रिफ्लेक्शन देखना है, हमें किसी कर्व सरफेस पे नहीं देखना है, वेव फ्रंट थ्योरी से नहीं देखना है। मतलब लेंस पे प्लेन वेव डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लेन सरफेस पे स्फेरिकल वेव डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी ने 3 डायग्राम जरूर दिए, परंतु वो अब किसी भी जगह सिलेबस में नहीं है वो वाला पार्ट। तो अब आप एक बार ये सीखो, रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव एट अ प्लेन सरफेस, ये वाला पार्ट हम देखते हैं और इसमें कैसे तो डायग्राम बनेगा उसकी चर्चा करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव एट अ प्लेन सरफेस, ये देखते हैं हम।
सपोज ये कोई प्लेन सरफेस है, जैसे मिरर, आप मिरर से रिफ्लेक्शन करवाना चाह रहे हो और आप वेव भी प्लेन चाहते हो। वेव प्लेन का क्या मतलब है? प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट का क्या मतलब है कि जो रे आ रही है, सारी पैरेलल लाइन, हाँ, जो रे आ रही है वो बिल्कुल बिल्कुल कैसे आएंगे, एक दूसरे के पैरेलल। अब इसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा? परपेंडिकुलर इनके। परपेंडिकुलर। इंसिडेंट वेव फ्रंट, मान लो मैंने ये वाला लिया, जब ये वाली रे टच होती है तब जो वेव फ्रंट है उसको मैंने क्या कह दिया? इंसिडेंट वेव फ्रंट। लेट इट बी ए बी। दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट एट t इक्वल टू 0। दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट एट t इक्वल टू 0। ये है। अच्छा, अब यूं बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस वेव फ्रंट में कैसे दिखाया जाता है? रे में तो हम दिखाते हैं, वेव फ्रंट में एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे दिखाया जाता है? इंसिडेंट वेव फ्रंट का सरफेस के साथ जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे हम? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये सेम है। देखो क्यों सेम है, इधर सुनिए। अगर मैं यहां नॉर्मल बनाता तो रे का जो एंगल है वो ये वाला होना था, ये आई तो ये 90 माइनस आई तो ये 90 माइनस वही हो गया, है ना? तो सेम है। अच्छा, हटाओ इसको, ये तो रे वाली बात होगी। अब मैं बनाता हूं रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। वो कैसे बनेगा, उसका क्या टेक्निक क्या होती, कैसे बनता है? देखो, ए से एक सेकेंडरी वेवलेट स्टार्ट होगी, कितनी स्पीड से? मान लो इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है v। सपोज इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है v, तो ए से एक सेकेंडरी वेवलेट स्टार्ट होगी, उसकी स्पीड भी कितनी होगी? v ही होगी। टो टाइम में, टो कौन सा टाइम है? जब ये वाली रे की एनर्जी कहां पहुंच चुकी हो? यहां पे जब एनर्जी पहुंचेगी उस टाइम को मैंने क्या बोल दिया? टो। किस स्पीड से एनर्जी जा रही है? v। रे ऑफ लाइट इज द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपेगेशन। तो यहां से आने में अगर टो टाइम लगा, ये t बराबर 0 पे था, यहां से आने में टो टाइम लगा, तो बताओ ये लेंथ कितनी होगी? v इंटू टो। हो गया। अब देखिए, इतनी ही देर में यहां से एक स्फीयर बनेगा जिसका रेडियस कितना होगा? v टो। नाउ दिस इज अ spherical wavelet. Now this is a spherical wavelet of radius. Radius कितना? v टो। This is a spherical wavelet of radius v टो। क्लियर है? इसके बाद देखो, यहां से अब स्टार्ट होगा, यहां एनर्जी यहां से अभी पहुंची है, यहां से भी अभी स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा? एक सेकेंडरी वेवलेट। जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है तो अभी तो पॉइंट ही है, धीरे धीरे बड़ा होना था। इन सेकेंडरी वेवलेट्स को टेंजेंशियली अगर आप ज्वाइन कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको? सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये तो इतना बड़ा हो चुका है, लेकिन ये तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो आप क्या करोगे, जब टेंजेंट डालोगे तो टेंजेंट ना ऐसी बनेगी, ये टेंजेंट का काम करेगी। ए बी जो था, ए बी वो आपका था इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो ये जो सी ई बोल देते हैं हम अक्सर इसको, सी ई क्या बन जाएगा आपका? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और इस सी ई का एंगल विद द सरफेस वो क्या बनेगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर मैं रे की बात करूं, रे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है ना वो ऐसे गई है, क्योंकि रे जो होगी ना वो वेव फ्रंट के कैसे होनी है? बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये तो अभी चलने की भाई, रे जो होगी वो वेव फ्रंट के कैसे होगी? बिल्कुल परपेंडिकुलर। ए बी वो तो आपका है इंसिडेंट वेव फ्रंट, और सीई वो क्या है आपका? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट और सीई आपका है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्लियर हुआ? क्लियर है यहां तक? ठीक है। उसके बाद सुनो, अब हमें प्रूव करना है आई बराबर आर। कैसे प्रूव करें? देखो, ये इसका रेडियस है, दो ट्रायंगल, ये इसका रेडियस है कि नहीं? इसका भाई यहां से मैंने ज्वाइन किया है इसकी सरफेस तक, तो इस स्फीयर का रेडियस हो गए, और रेडियस कितना है इसका? यानी कि ये वाली जो लेंथ है वो भी कितनी होगी? अब देखो, ट्राइंगल ए ई सी और ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए ई सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी सी बाई आर एच एस।
पढ़ी है नहीं प्रॉपर्टी छोटी क्लास में। एक एक एंगल राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज कॉमन होगी, और एक एक साइड वीटो और वीटो। फिर आपने पढ़ा होगा भाई सीपीसीटी आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये प्रूफ तो आ सकता है बोर्ड में, पूरे चांसेस होते हैं इस तरह आने के। मेन जेई मेन में वो डायग्राम बना के दे सकते हैं आपको, रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव एट अ प्लेन इंटरफेस इज करेक्टली शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। 4 डायग्राम आपको बना रखे हैं, आपको ये ध्यान से देखना है। यहाँ से एक स्फेरिकल वेवलेट बना के दिखा रखी हो, ये पूरी ना दिखाई हो, कुछ दिखाया हो, यहाँ जस्ट एक पॉइंट हो, उस पर ये हो, या फिर वो अलग से लिख दे ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये रिफ्लेक्टेड, तो आपको पहचानना आना चाहिए, है ना। एक बार बुक में नजर डालो उस डायग्राम पे, जो रिफ्लेक्शन वाला डायग्राम है उस पे देखो। रिफ्लेक्शन वाले डायग्राम पे यूं देखिए, क्या स्फेरिकल वेव फ्रंट की वेवलेट की कोई आर्क कहीं दिखा रखी है क्या? है, कहाँ है? हाँ, तो ये इस तरह से आर्क होनी चाहिए, ये कुछ ऐसे नहीं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अक्सर ना पहले रे डायग्राम बना लेंगे, फिर उन पे परपेंडिकुलर डाल देते, बोलिए वेव फ्रंट है। ऐसे नहीं होता भाई, आपको स्फेरिकल वेवलेट दिखाना होता है, फिर उस पर टेंजेंट दिखानी होती है, तब जाके आता है। तो आप बताओ, क्या आई बराबर आर यहाँ से देखना आ गया है हमें? क्लियर है? ठीक है। तीसरा जो इसी में होता है वो देखिए, रिफ्लेक्शन की जगह अब हम क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव एट अ प्लेन सरफेस। अब मैं रिफ्रैक्शन पे चलूं, सपोज कोई भी एक केस ले लेते हैं, मान लो मैं रेयर टू डेंसर का केस लेता हूं, रेयर टू डेंसर। ये आपकी इंटरफेस है, ये मैंने कहा कि ये वाला डायग्राम कैसा है, रेयर, और ये वाला डायग्राम कैसा है, डेंसर। रे आई अभी, है ना, वेव फ्रंट अभी हमने बनाया था, कैसा बनेगा, प्लेन, प्लेन बनेगा, और इसको बोलेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट एट टी इक्वल टू 0। मान लो इस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है, v1, और इस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है, v2। एक में v1 है और एक में v2 है। ठीक है, अब देखो आप, यहां से जैसे ही सेकेंडरी वेवलेट स्टार्ट हुआ, ये वाला डायग्राम कब का है, ये वेव फ्रंट कब का है, t इक्वल टू 0। जितनी देर में ये यहां से यहाँ एनर्जी आएगी, इसको टो टाइम लग जाएगा। v1 स्पीड है, तो बताओ ये लेंथ कितनी होगी, v1 इंटू टो। जैसी एनर्जी यहाँ आई, अब हम बनाएंगे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो यहाँ तो अभी पॉइंट ही स्टार्ट हुआ है, और आगे बढ़ना था, लेकिन अभी पॉइंट ही, लेकिन इसको तो फैलते फैलते टो टाइम हो चुका है। इधर स्पीड कितनी है, v2, तो यहाँ एक गोला बन चुका होगा v2, और इधर स्पीड कम है, तो गोले की बहुत ज्यादा रेडियस नहीं होगी, और इसका जो रेडियस होगा, स्फेरिकल वेवलेट ऑफ रेडियस v2 इंटू टो। अब बताओ कैसे बनाऊं मैं रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, इस पे क्या करें बताओ, इसको बोलो, रिफ्रैक्शन वाली बनानी है, रिफ्रैक्शन की, तो वो वहां से ऐसे आएगी। देखो रे वगैरह नहीं डालनी है, वो बाद की बात है, आपको इस पे और इस पे कॉमन टेंजेंट डालनी है। ये तो पॉइंट है, परपेंडिकुलर नहीं, टेंजेंट। परपेंडिकुलर कुछ है नहीं, किस पे, ये आपका बना CE, और ये कौन सा वेव फ्रंट है आपका, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब अगर आप रे दिखाएं, यहां से इसको सीधा ज्वाइन करो, और आप खुद देखो, अगर ये डेंसर मीडियम है तो रे किधर बेंड करनी पड़ी है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर ये रेयर मीडियम होता तो ये गोला बड़ा बनता, और फिर आप देखते वो टेंजेंट यूं आती, और फिर आप देखते कि ये उधर जाता, यानी कि किधर बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर है ये चीज? ये आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है t इक्वल टू टो। अब मैं एंगल्स की बात कर लूं, इस AB ने जो एंगल सरफेस के साथ बनाया दैट इज I, और इस CE ने जो एंगल बनाया है दैट इज R। AB ने I एंगल बनाया और CE ने R एंगल बनाया। और अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है, I इज इक्वल टू
सॉरी स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन या एन टू बाई एन वन। अगर आप इधर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें C/V1, और अगर आप इधर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें C/V2। स्नेल्स लॉ जो है हमारा, उसकी इक्वेशन है n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। n1 कितना, C/V1, C/V2, अल्टीमेटली आपका बनेगा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू V1 बाई V2। देखो क्या इस डायग्राम से दिख रहा है क्या, इस ट्रायंगल में साइन आई कितना, V1 टो अपॉन AC। अगर मैं साइन आई की बात करूं, अगर हम साइन आई की बात करें तो साइन आई जो बना है दैट इज V1 टो अपॉन AC। अगर आप साइन आर की बात करें क्या बनेगा, V2 टो अपॉन AC। डिवाइड करते ही बताओ क्या ये आ गया कि नहीं, आ गया है, ठीक है। अच्छा प्रूफ तो बोर्ड में मांगेंगे वो, फिर से वही बात, मेन एडवांस में इस पे डायग्राम बना के क्वेश्चन आ जाए। एक में पूछ रहा है आपको रे दिखाई नहीं, ओनली ये भी नहीं दिखाया रे, ओनली वेव फ्रंट दिखा रखे हैं, पूछा बताओ किस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है किस में कम है। तो अगर ये डायग्राम थोड़ा ये गोला बड़ा दिखे और ये टेंजेंट यूं दिखे तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है ये रेयर मीडियम, और अभी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। क्लियर है। या हो सकता है दो डायग्राम में वो पता लगे पहले इधर से गोला बढ़ा रखा है और उससे टेंजेंट डाल रहे, देखो कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये रे आई यहाँ ये स्फीयर बना रखा है और उससे टेंजेंट डाल रखा है, तो गलत है ना वो, तो समझ गए। क्लियर है चीज। चले हम आगे बढ़े हम इसके बाद। N2 की जगह N1 आएगा, नीचे वाले N1 की जगह N2। अच्छा ये N2 है और ये आपका N1। चलो इतना तो क्लियर है। अब एक बात बताओ, कभी यूं पूछ लिया जाए रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज होती है कि नहीं होती? लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी या नहीं? कैन यू एक्सप्लेन दिस ऑन द बेसिस ऑफ वेव फ्रंट थ्योरी? देखो इधर सुनो, ए और बी दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं बट दे आर लाइंग ऑन द सेम वेव फ्रंट। A and B are two different points lying on the same wavefront। इसका ये मतलब है phi A, phase of A is same as phase of B, क्योंकि एक वेवफ्रंट पे दोनों पॉइंट्स का फेज क्या होता है, बिल्कुल सेम। C and E are two different points lying on the same wavefront, तो again phase of C will be equal to phase of E। घटा दो दोनों इक्वेशंस को, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इधर E और इधर C, घटा दो दोनों इक्वेशंस को। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा phi A माइनस phi E बराबर phi B माइनस phi C। phi A माइनस phi E बराबर phi B माइनस phi C। हो गए। चलो अब आगे सुनो, जितना फेज डिफरेंस यहां से यहां क्रिएट हुआ उतना ही फेज डिफरेंस यहां से यहां क्रिएट हुआ। let this phase difference be 2 pi, let this phase difference be 2 pi, let phi b minus phi c be 2 pi। 2 pi का फेज डिफरेंस कब होता है? जब दो पॉइंट्स के बीच में जो गैप है वो एक वेवलेंथ जितना हो। एक मीडियम में एक वेव चल रही है, किन दो पॉइंट्स के बीच का फेज डिफरेंस 2 pi होता है। ऐसे दो पॉइंट्स हैं, एक कंप्लीट वेव आ चुकी है। अब क्या होगा, ये भी अपने मेन से चला और ये भी अपने मेन, तो दोनों का फेज का डिफरेंस कितना है? 2 pi। Let phi b minus phi c is 2 pi, it means you are assuming v1 tau equal to lambda 1। समझ गए हो? ये मीडियम अलग है, यहाँ वेवलेंथ कितनी मानी है? लैम्डा 1। ये मीडियम अलग है, यहाँ वेवलेंथ कितनी मानी है हमने? लैम्डा 2। क्लियर है। तो अब आप यूं बताओ, अगर ये 2 पाई है तो इस इक्वेशन से इसको भी कितना होना पड़ेगा? 2 पाई। और अगर ये भी 2 पाई हो गया तो ये भी एक वेव कंप्लीट होगी।
अगर यहाँ पे एक वेव कंप्लीट है तो यहाँ पे भी एक वेव कंप्लीट. इफ दिस इज 2 पाई देन दिस इज लैम्डा 1, बट इफ दिस इज 2 पाई देन दिस इज आल्सो 2 पाई. इट मींस दिस लेंथ इज आल्सो, इधर का लैम्डा कितना है, लैम्डा 2. ये लेंथ है कितनी, v2 टो. ये स्फेरिकल वेवफ्रंट था, वेवलेट था. इट मींस इफ v1 टो is equal to lambda 1, then v2 tau is also equal to lambda 2. आपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया. v1 by v2 is equal to lambda 1 by lambda 2. ठीक है. अब एक रिलेशन होता है, lambda is equal to v by nu. तो nu बराबर v बाई लैम्डा. तो यहाँ आओ, v1 बाई v2 की जगह ऐसे लिख लो, v1 बाई लैम्डा 1 बराबर v2 बाई लैम्डा 2. मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, v1 बाई लैम्डा 1 बराबर v2 बाई लैम्डा 2, है ना भाई. v1 बाई लैम्डा 1 क्या बनेगा, न्यू 1, और v2 बाई लैम्डा 2 क्या बनेगा, न्यू 2. इट मींस न्यू 1 इज इक्वल टू न्यू 2. न्यू 2. वेव फ्रंट थ्योरी से आप ये भी प्रूव कर सकते हो. ये आता था कि नहीं आता था, एक बार नहीं आता. एक बार बुक खोलिए, इसका मतलब इस बुक में पढ़ाई नहीं बहुत कुछ. देखो ये जो पार्ट है ना, एक बार ये पढ़ के देखो बस, ओनली इतना सा, पेज नंबर 356 पे एक बार पढ़ के देखो. देखो ये इतना ढंग से नहीं समझाता, बट वो जो कहना चाह रहा है वो मैंने अच्छे से बताया आपको. आप देखो वेव फ्रंट वाला पार्ट तो हमारा पूरा हो गया है. डॉपलर इफेक्ट सिलेबस में नहीं है, ठीक है. इतना आप कीजिए.